हेलो फ्रेंड, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी बकवास हो गई है बहुत, अब करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। तो हम मेरी इस स्टोरी को पसंद करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया तहे दिल से मैं करती हूँ। चलिए हम अपनी बकवास बंद करते हैं और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, सुना ही था, फैज जहाँ किडनैप हो जाती है, लवली उसे बचाने आती है और लवली के अबू भी वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन होता है क्या, फैज लवली को बचा तो लेती है लेकिन उनके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और ये लोग वहाँ से भागते भागते समारोह में घुस जाते हैं, जो कि शादी का समारोह होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, जिस वजह से फैज लवली से हाथ छूट जाता है और फैज लवली से अलग हो जाती है। ये दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। फैज तो ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं पाते हैं और पास ही में रूम होते हैं, तो फैज रूम में घुस जाती है और इधर लवली फैज को ढूंढती है। वहाँ पे काफ़ी आवाज़ भी देती है, लेकिन वहाँ पे फेस तो उसे नहीं मिलती है। लेकिन वो गुंडे लवली तक पहुँच जाते हैं। उनसे बचने के लिए लवली भी एक रूम में घुस जाती है। अब आगे काफ़ी देर तक लवली रूम में रहती है और अपना पॉकेट से मोबाइल निकालती है, फैज के मोबाइल पे कॉल करती है। तो लवली फैज से पूछती है, तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो? मुझे खुद नहीं पता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन पास के किसी रूम में मैं आ गई हूँ और मैं यहीं पे हूँ। तो लवली कहती है, हाँ मैं भी यहाँ किसी रूम में ही आ गई हूँ। आई थिंक मुझे लगता है जब तक ये गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें यहीं पे छुप के रहना होगा और इनके जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। ऐसा करके लवली फ़ोन रखती है। अब अपने रूम से लवली के फैज के रूम के बाहर जाने के लिए जैसे निकलती है, तो उसी के रूम के डोर के पास ही वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं, जिससे लवली तुरंत उन्हें देखती है तो वो फिर अंदर रूम में ही छुप जाती है। उस रूम में कोई आता है, उसके हाथ में कॉस्ट्यूम होती है, उसे देख के पहले छुप जाती है। तो वो ये लोग पागल हो गए हैं, मैं ये ड्रेस किसे दूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। और ऐसा करके वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, बॉस यहाँ पे तो कोई नहीं है, कोई लड़का नहीं है, मैं किसे किसे ये ड्रेस दूँ? तो वो कहता है, अरे अच्छे से चेक करो, वहाँ पे होगा, वो लड़का वहाँ से जा नहीं सकता है, वो वहीं होगा। तो वो जो होता है वो चेक करने लगता है, तो उसे लवली पर्दे के पीछे छुपी हुई मिलती है। तो वो एकदम से लवली का हाथ पकड़ता है और लवली तो होती ही है, वो टॉम बॉय की तरह होती है, उसके लड़कों की तरह बॉय। कहता है, तुम्हें क्या लगा था, तुम यहाँ छुप जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा, चलो जल्दी से ये ड्रेस पहन लो। तो लवली उस ड्रेस को देखती है और फिर तभी वो उसके हाथ में वो ड्रेस पकड़ा देता है और कहता है, 2 मिनट में ये ड्रेस पहन लो, मैं दोबारा आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, मुझे रेडी मिला, वरना मैं तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो लवली वो ड्रेस ले वो कॉस्ट्यूम देखती है, वो सोचती है अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसके लिए ये कपड़े सही है, मुझे अपने कपड़े चेंज करने ही होंगे। और वो कुछ नहीं सोचती है, वो कॉस्ट्यूम पहन लेती है। और वो कॉस्ट्यूम जो होती है वो शेरवानी टाइप से होती है और उस पर एक नंबर लगा हुआ होता है, वही कॉस्ट्यूम वो पहन लेती है। मतलब वो पूरा दूल्हे के गेटअप में आ जाती है। वहाँ पे वो पूरा गेटअप ले लेती है। तो वो फिर से आता है और जो उसे कॉस्ट्यूम दे के गया था वही बंदा फिर आता है और देखता है। वो लवली से पूछता है, तुम रेडी हो गई हो? तो लवली कुछ नहीं मुँह से बोलती है, वो हाँ में सर हिला देती है। तो वो देखता है, वो कहता है, तुमने अभी ये सेहरा क्यों नहीं लगाया, इसे भी लगाओ, वरना तुम्हें कोई पहचान जाएगा। तो लवली उसकी बात समझ नहीं पाती है, लेकिन उस टाइम पे जो टाइमिंग की सिचुएशन होती है उसमें लवली को ये करना सही लग रहा होता है, जिससे लवली को भी ये चीज़ उसकी सही लगती है कि मैं फैज छुपा लूँगी तो उससे गुंडे भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे और मैं फैज तक पहुँच पाऊँगी। वो ऐसा सोच के वो सेहरा बांध लेती है, पगड़ी भी पहन लेती है और वो जो शख्स होता है वो वहाँ से लवली को ले आता है जहाँ पे
और भी लड़के खड़े होते हैं दूल्हे की यूनिफॉर्म पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के। इधर फैज भी जिस रूम में होती है तो वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन उन लड़कियों उन्हें देख के ये लगता है कि ये लड़कियाँ काफ़ी छोटी लड़कियाँ होती हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही घबराई हुई होती है, वो सीधा आके फैज के हक कर लेती है, दीदी दीदी मुझे बचा लो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरे बाबा ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं पैसे लेके, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे बचा लो। मैं अब मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, दी प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसे आके फैज़ के पास काफ़ी रोने लगती है, तो फैज़ से कहती ठीक है मैं देखती हूँ। और तभी उसके वहाँ का गेट खुलता है और वो वहाँ पे वो बंदा आता है, वो लड़कियों को देखता है, उसमें सारी लड़कियाँ तो तैयार हो जाती है, बस वही लड़की तैयार नहीं होती है, तो वो बंदा उसे पकड़ता है। और इधर फैज पर्दे के पीछे जब किसी को आते सुनती है, आहट सुनती है, तो वो पहले ही पर्दे के पीछे छुप जाती है। तो वो पर्दे के पीछे छुपी हुई देख रही होती है, वो बंदा आता है और उस लड़की को पकड़ता है, वो कहता है जल्दी से ये कपड़े पहन लो। तो वो लड़की मना करती है, मैं नहीं पहनूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ना है। तो वो हंसता है और कहता है तुझे पढ़ना है, किसके लिए पढ़ेगी, किसके लिए, क्या तू करेगी, हाँ तेरे बाबा ने तुझे भेज दिया है और ये कपड़े तो तुझे पहनने ही पड़ेंगे, और जल्दी पहन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तुझे जितना पढ़ना था तू पढ़ चुकी, अब तू यहाँ से सीधा विदेश जाएगी, वहाँ तेरी ज़िंदगी बन जाएगी और तू पढ़ाई को लिए पड़ी है, चल जल्दी ये कपड़े पहन ले और तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में तेरी शादी हो जाएगी और फिर तुझे यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। तो वो उसके पैर पकड़ लेती, कहती भैया मुझे छोड़ दो, मैं अभी छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, और ये ये सही नहीं है, किसी की ज़बरदस्ती शादी करना कानूनन जुर्म है, अब मैं अभी तो बालिग भी नहीं हुई हूँ, भैया भैया मुझे छोड़ दो प्लीज़ भैया, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो वो कहता है चुप, हाँ मेरे सामने तो ये बात कह दी, अब किसी और के सामने मत कहना, और तू किसने कहा तू बालिग नहीं है, तुम सारी लड़कियां सुन लो कान खोल के, तुम सब बालिग हो चुकी हो, तुम्हारे ये सर्टिफिकेट हैं। तो वो लड़की अपना सर्टिफिकेट देखती बोलती ये तो झूठ है, ये नकली है। तो कहता हाँ मैं जानता हूँ नकली है, एक बार ये शादी हो जाए तुम सब लोग बालिग हो जाओगी और कोई भी कानून जुर्म नहीं होगा, और बस कल सुबह तक तुम लोग जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ पहुँच जाओगे तुम सब, इसलिए मुंह बंद करो और चुपचाप ये कपड़े पहन लो। और उसके फिर थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़की गिर जाती है, उसके ब्लड आने लगता है। तो वो कहती भैया भैया प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे बाबा मेरी माँ मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दो। कौन बाबा और माँ? वही बाबा माँ जिनने चंद पैसों के लिए तुझे मेरे हाथों भेज दिया है, हाँ वो तेरे माँ बाप। तो वो कहती नहीं आप झूठ बोल रहे हो। कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे माँ बाप ने ही तुझे मुझे पहचान नहीं मानती है, देख। तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके माँ बाप पैसे ले रहे होते हैं और उसका सौदा कर रहे होते हैं। ये देख के वो लड़की दंग रह जाती है। अब वो कपड़े, तभी वो ज़बरदस्ती उसे वो कपड़े पहनाता है, कहता देख लड़की मैंने तेरे पैसे दिए हैं, अब तू ये कपड़े पहन ले, खुशी से पहन ले तो ठीक है, वरना मुझे तुझे ज़बरदस्ती पहनाना भी आता है और मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत कर। और ऐसे करके वो अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी वो कहते ठीक ठीक है मैं पहन लेती हूँ, मैं पहन लेती हूँ। तो कहता है गुड वेरी गुड, मैं बस थोड़ी देर में आऊँगा तुम सबको लेने के लिए, जल्दी से रेडी हो जाओ। अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की बेड के नीचे रोने लगती है। तो फैज वहाँ से आती है पर्दे के पीछे से और उसे उठाती है। उसे वो लड़की फैज के हक कर लेती है, दी मुझे बचा लो, दी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो फैज उसे चुप करती है और उसे पर्दे के पीछे छुपा देती है, कहती तुम यहीं रहो, मैं पहनती हूँ। मैं कपड़े लेके फैज पहनने लगती है। वो शादी का जोड़ा रहता है और उसे बेड पे बिठा के पानी पिलाती है, कहती तुम ठीक हो ना, तुम शांत रहो, मैं कुछ करती हूँ। और अपना फ़ोन निकालती है, वहाँ की पिक्स लेती है, उन लड़कियों की पिक्स लेती है
सभी की। और वहाँ पे अपने डैड को वो मैसेज करती है आपको, वहाँ की जो भी सिचुएशन होती है वो सब टेक्स्ट लिख के डाल देती है, टेक्स्ट कर देती है। और बहुत जो कॉस्ट्यूम के कपड़े होते हैं वो खुद पहन लेती है। इधर लवली वो ड्रेस पहन के बाहर निकलती है रूम के, और फैज़ से कॉल करती है। और फैज़ को वो बारी बारी एक एक रूम में जाके चेक करने लगती है, लेकिन उसे किसी भी रूम में फैज़ दिख ही नहीं रही होती है। तभी वहाँ लास्ट रूम होता है, वो चेक करने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पे वो शादी वाले जो उसे वो कॉस्ट्यूम दे गया था वही आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो फैज़ एक लवली एकदम से डर जाती है, वो पीछे मुड़ती है तो वो होता है, तो वो जेंट्स होता है, वो कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें जब बुलाया जाएगा तब तुम्हें बाहर आना था, अभी तुम अपने रूम में जाओ और तुम्हें मैं कुल देने आऊँगा। तो फैज़ कहती वो मैं वो, तो कहता क्या कह रही है, क्या है वो मैं लगा रखा है, जाओ और तुम्हें उसी रूम में जाना है, वहीं रूम में जाओ। तो लवली हाँ में सर हिला के वहाँ पे चली जाती है। इधर वो जब जा रही होती है तभी वो किसी से टकराती है, उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है। और इधर लवली का भी मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है। तो लवली जल्दी से नीचे झुकती है और वो जल्दबाजी में अपना मोबाइल और उसका दोनों का ही मोबाइल उठा लेती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है। तो वो लड़का ये देख, उसे पता ही नहीं चल पाता उसका मोबाइल गिरा है, और वो वहाँ से चला जाता है। और लवली ये देखिए, वो लवली भी नहीं देख पाती वो कौन है, और जो जिससे टकराई होती है वो सॉरी करता है और बस इधर उधर सबको ढूंढने लगता है। जब लवली रूम में पहुंचती है तो मोबाइल पॉकेट में डाल लेती है। फिर वो फैज़ को कॉल करती है, उससे पूछती है तुम आके किस रूम में हो, कौन सा रूम है तुम्हारा, मैंने तो सारे रूम चेक किए हैं, तुम किस रूम में हो। तो फैज़ कहती मैं जब आई थी तो आई थिंक जो फर्स्ट नंबर का रूम था मैं उसी में हूँ, और यहाँ पे लवली बहुत बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ लड़कियां हैं जो कि बहुत छोटी है, उनकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है। तो लवली कहती फैज़ हम यहाँ पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं और हम और और मुसीबत में नहीं फंस सकते, तुम जल्दी से कुछ करके वहाँ से निकलो, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। तो फैज़ कहती नहीं लवली हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं चली गई तो मैं उस लड़की को नहीं बचा पाऊँगी, और उसकी बल्कि इनफैक्ट सारी सारी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो लवली उससे कहती है फैज़ तुम क्या कह रही हो, अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो इमरान उससे शादी कर लेगा, तुम्हें पता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फैज़ कहती नहीं, मेरी मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और मैं इतनी सारी लड़कियों की कुर्बानी के, और इन लड़कियों के लिए अगर मुझे मेरी बहन की कुर्बानी या खुद की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूँगी, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो लवली ये सुनती है, वो कहती आर यू मैड फैज़, तुम्हें मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती, पागल हो गई हो, तुम किस रूम में हो मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। और वो फ़ोन रखती है और बाहर फिर झाँक के देखती है, और आसपास उसे कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से चादर ओढ़ती है जो बेड पे रखी होती है और वहाँ से जाने लगती है, जल्दी से उस रूम में पहुँचती है जिसमें फैज़ होती है। वो फैज़ वहाँ पे जब लवली जाती है, वो लवली उन लड़कियों को देखती है, वो उसे समझने में देरी नहीं लगती है, और जो फैज़ जल्दी से सारा कुछ जो भी वहाँ पे अभी 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 उसने देखा होता है वो सब बता देती है। तो लवली कहती तुम्हें यहाँ तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, तुम्हें कैसे लगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ के जा सकती, ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, लेकिन तुमने क्या सोचा कुछ बताओगी। तो फैज़ उसे बताती है जो उसने सोचा था। तो वो कहती आर यू श्योर इसमें रिस्क है। तो कहती नहीं बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। और वो लवली की चादर हटाती है तो वो देखती तुम इन कपड़ों में हो। तो कहती हाँ, वो मैं भी जिस रूम में गई थी वहाँ पे एक बंदा आया, उसने मुझे ये कॉस्ट्यूम दी। तो फैज़ उसे देखती रहती है, वो कहती
मिल गया जुगाड़। और वो फिर लवली को पास लवली से कुछ बताती है, कहती है हम इस तरीके से इन सबको बचा सकते हैं। तो फिर लवली कहती लेकिन इससे वो लड़की बच जाएगी, बाकी सब नहीं बचेंगी। तो फैज कहती तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, बिलीव करती है मुझ पर। तो लवली कहती इसमें कोई डाउट नहीं है फैज, उससे भी ज़्यादा मैं तुम करती हूँ, आई ट्रस्ट यू। तो फैज कहती ठीक है फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, तुम अपने रूम में जाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो। तो लवली को कुछ नहीं समझ में आता, वो कुछ पूछना चाहती तो फैज कह देती अभी मैं कुछ नहीं बताती, बस जितना तुमसे कहा है बस उतना करो। तो लवली वही चादर ओढ़ के फिर अपने रूम में आ जाती है। इधर फैज भी वो ड्रेस पहन लेती है और वहीं पे बैठ जाती है और सारी लड़कियों से कह देती है घूंघट कर लो, वहीं बेड पे बैठ जाती है। इधर वो टाइम हो जाता है विवाह विधि का, जो वहाँ के मुख्य अतिथि होते हैं वो आ जाते हैं और पंडित जी भी आ जाते हैं और पंडित जी सारी पूजा वगैरह जो भी होता है वो करवाते हैं। और वो फिर उसे कहते हैं जाओ अब वो सारे लड़के लड़कियों को ले आओ। वो जो भी वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं वो सब लेडीज़ें जो होती हैं वो लड़कियों के रूम में जाती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो लड़के को लेके आते हैं। अब जो लेडीज लड़कियों को लेने जा रही होती है वो लड़कियों को देखती है, उनसे कहती है अपने मुंह पे घूंघट ले लो। और फैज को देखती है, कहती तुम्हारी तुम्हारी ड्रेस का लेवल बिल्ला जो लगा हुआ था कहाँ गया, वो कहाँ है। तो फैज इधर उधर देखती है, उसे कहीं नहीं मिलता है। तो कहती चलो ठीक है कोई नहीं, शादी ये तो शादी ही होनी है, चलो। और ऐसा करके वो सब लोग ले आते हैं। तो सभी सारी लड़कियों को क्रम वाइज लगाया जाता है, जिस नंबर का लड़के की नंबर बांट रखे होते हैं, यूनिफॉर्म पे लगा दिया होता है कि थर्ड वन काउंटिंग का लड़का और वन काउंटिंग की लड़की, मतलब होता नहीं है जो विवाह समारोह में होता है ऐसा ही उन लोगों ने अपना कोड वर्ड रख रखा होता है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके ड्रेस में कोई भी लेवल नहीं होता है, एक जो थी फैज और एक और लड़की थी वो। अब यहाँ पे जो मिसिंग था वो ने दूल्हा का कटअप लिया था, उसका जो था नंबर वो 45 होता है। और इधर सारी लड़कियां सारे मतलब जोड़े हो चुके होते हैं, लेकिन बस वही लवली की और एक और जो लड़का था वो बचा हुआ था। फिर लड़कियां तो घूंघट में होती है और लवली भी सहरे में होती है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसकी दुल्हन कहाँ पे जानी है। और ये चीज़ जब लवली को पता चलता है और इधर फैज को, तो फैज और लवली दोनों ही घबरा जाते हैं कि ये शादी एक्चुअल में फ़िलहाल तो शादी का समारोह है तो शादी ही होनी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की अलग अलग से शादी हो जाए। और यहाँ पे ये रहता है कि मतलब शादी होनी है वो रियल होगी शादी, लेकिन इन लोगों का प्लान, ये लोग छोटे से गांव से छोटी छोटी लड़कियों को शादी समारोह कराते हैं और फिर उन्हें विदेश में बेच देते हैं, इस टाइप से होता है। ये चीज़ सोच के अब लवली और फैज दोनों ही घबरा रहे होते हैं। तो लवली जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और वो फैज करती है, तो लवली का फ़ोन बजता है तो वो तुरंत ही फ़ोन उठाती है और लवली को वो टेक्स्ट फैज करती है मैं राइट साइड में हूँ, मतलब आपके यहाँ राइट में हूँ। दुल्हनों में मिक्सअप होता कि किसकी 45 की कौन सी है और 40 की 44 की कौन सी दुल्हन है। वो दोनों यहाँ पे लेडीजें ढूंढ रही होती है, तभी वो देर हो जाती है। तो पंडित जी कहते हैं सारे जोड़ों को बुलाओ, सारे जोड़ों को बुलाइए, हम एक ही साथ विवाह संपन्न करेंगे। तो वो चैन आता है और अपनी जो लेडीज होती है उससे पूछते हैं इतनी देर क्यों लग रही है अभी तक आप, और ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हें भी लेके आओ। तो वो बताती है मैं क्या करूँ, इन दोनों की ड्रेस का जो बिल्ला था वो हट गया है, अब मैं कैसे पता करूँ कि किसकी कौन सी दुल्हन है। तो वो कहता अरे क्या करना है, वैसे भी इन लोगों की शादी करने
ये शादी ही तो होनी है, शादी हो जाएगी उसके बाद इन्हें तो वैसे भी हमें विदेश ले जाना, तो किसकी कौन सी दुल्हन, चलो चलते हैं, लेके चलो चाहे जिसकी भी हो, ऐसा करके वो ले जाने लगते हैं। तभी अब लवली भी शहर में होती है, वो भी कुछ कर नहीं पा रही होती है, सामने वो गुंडे जो दोनों को ढूंढ रहे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वो एकदम से कहते हैं रुको, अभी ये शादी का समारोह रोक दो थोड़ी। जो गार्ड उन लोगों के होते हैं वो कहते हैं क्यों, आप ये शादी समारोह नहीं रोक सकते हैं। तो कहते हैं देखो मैं यहाँ पे कुछ दो लोगों को ढूंढ रहा हूँ, दो लड़के लड़की, एक लड़का एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे इन लड़कियों के फेस चेक करने हैं। अब ये चीज़ सुन के तो लवली और फेस दोनों ही घबरा जाते हैं, और इधर लवली भी खड़ी होती है उन्हीं लाइन में और वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। पहले जोड़े को चेक करते हैं तो वहाँ पे वो भी नहीं निकलता है, इधर दूसरे जोड़े को चेक करते हैं तभी नहीं निकलता है। ऐसे करके वो कम से कम 10 जोड़ों को चेक कर चुके होते हैं। जैसे ही वो आगे और भी जोड़ों को चेक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ से वो जो लड़की जिसके कपड़े फैज ने पहने होते हैं, वो लड़की वहाँ से उस रूम से निकल के बाहर फैज के जो कपड़े होते हैं वो पहन के भागती है। तो वो गुंडे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मतलब जिसका पीछा वो लोग कर रहे हैं वो लड़की भागी है। तो वो कहते हैं अरे वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उन दोनों को पकड़ो, ये यहाँ नहीं है। और वो गुंडे उस लड़की के पीछे भाग जाते हैं। इधर लवली और फैज दोनों ही, जो फैज होती है वो जाके जहाँ पे लवली जिस बेदी पे मतलब जिस समारोह में बनाते नहीं है हवन टाइप से, जहाँ पे फैज लवली जाके बैठी हुई होती है, तो लवली फैज एकदम से थोड़ा सा घूंघट उठा के देख लेती है और वो पहले ही लवली का पिल्ला जो होता है वो देख चुकी होती है। तो वो जाके सीधे लवली के पास बैठ जाती है। तो वहाँ पे जो लेडीज होती है वो कहती है अरे तुम्हारी ये जगह नहीं है, यहाँ पे वो दुल्हन बैठेगी, तुम नहीं बैठोगी। तो फैज कहती नहीं मेरी यही जगह है और यही मेरा यही नंबर था, वो मेरे रूम में रह गया था और मैंने देखा था मेरा यही नंबर था, तो मुझे इन्हीं के पास बैठना था, तो मैं आ गई हूँ। और आपको अगर नहीं जाओ रूम में देख लो जाके बेड पड़ा हुआ है। तो वो कहती तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम उठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती है, तुम वहाँ बैठोगी, वो दुल्हन यहाँ आएगी। तो फैज कहती नहीं मेरा मतलब, अब इन दोनों में आपस में बहस हो जाती है। तभी वहाँ दूसरी लड़ी जाती है, वो कहती अरे क्या करना है, तुम्हें बॉस ने क्या कहा, ये शादी फेक है, चाहे ये इससे शादी करे या उस लड़के से शादी करे, हमें क्या करना है। वैसे भी इसे लग रहा है ये इसकी सच्ची शादी है, इसे तो वो तो कल सुबह के बाद पता ही चल जाएगा, तो ये इससे करे या उससे करे, हमें क्या, हम अपना काम देखते हैं। तो वो भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी फैज गहरी सांस लेती है, वो लवली के हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे लवली भी फैज को देखती है और उसे टीस करने लगती है। कितना अच्छा मौका था, काश मुझे वो मुझसे शादी करती। तो फैज कहती अच्छा मैं अभी बताऊँ आपको मुझसे नहीं उससे शादी करनी है। ज़्यादा ना आप ख्वाब देखो, आपके सारे ख्वाब ना मैं एक ही घूंसे में तोड़ के रख दूँगी, और आपका मुँह भी। लवली कहती नहीं बाबा मुझे अपना मुंह नहीं तोड़वाना है। क्या भगवान आपने मुझे ये ऐसी गुंडी भी दी है, बात बात में मेरा मुंह तोड़ती है, कभी टांगे तोड़ती है, क्या भगवान। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल इसी से काम चला लेती हूँ। आपको मुझसे फिर से शादी करनी है? हाँ फिर कहती आपको इस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? तो कहती क्या मजाक, क्या मैं सच कह रही हूँ। चलो आप ही को तो हमारे रीति रिवाज से शादी करनी थी, तो चलिए फिर से करते हैं शादी। इन लोगों को लग रहा है ये फेक शादी है, अब वो तो हमारे लिए तो ये सच्ची शादी होगी। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? और ऐसे करके लवली अपना हाथ बढ़ाती है आगे, तो फैज भी उसके हाथ पे हाथ रख देती है अपना। जैसे रखती है तभी एकदम से सामने से शोर होने लगता है और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आती हैं, ब्लैक कलर की आती हैं, उसमें से बहुत सारे गार्ड उतरते हैं और दो मतलब एक जेंट्स और लेडीज उतरती है।
वो आ जाते हैं वहाँ पे, उतर के बाहर आते हैं तो सब इतना शोर देखते हुए तो धीरे से लवली अपना सेहरा उठा के देखती है, तो सामने वो जिसे देखती है वो एकदम से दंग रह जाती है। कहती ये डैड, ये मॉम डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फैज कहती क्या? तो फैज भी घूंघट उठा के देखती है तो उसके मॉम डैड वहाँ पे आए हुए होते हैं और वो एज ए चीफ गेस्ट होते हैं। तो लवली कहती है, मतलब कहती है तुम्हारे डैड डैड को ये सब पता था, ये लड़कियां बेची जाएंगी, वो जानते हैं क्या? और ये सब वही तो नहीं करा रहे। तो फिर लवली कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फैज कहती क्यों, वो क्यों नहीं कर सकते? जब वो तुम्हें याद नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए, जब तुम्हें वो मारने के लिए तैयार हो गए थे तुम्हारी माँ के लिए, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लवली कहती लेकिन वो तो बदल गए थे ना। तो फैज कहती शायद उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ धोखा किया हो। ये सोच के लवली एकदम से उठने लगती है। तो फैज कहती है नहीं, अभी अभी नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो हमें केवल ये, पहले हम इन लोगों का पूरा प्लान तो जान लें तभी आगे बढ़ते हैं। तो फैज अब तुरंत, तभी लवली कहती वो फुल जो लड़की भागी थी उसको कहीं वो लोग उसे पकड़ ना ले। तो फैज कहती डोंट वरी, मैंने मेरे अब्बू को कॉल कर दी थी, वो उसे बचा लेंगे। मैंने मैसेज डाल दिया था और मैंने उस लड़की को बता दिया था, तो उसे कहाँ जाना, वो वहीं गई होगी, वो लोग अब उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो कहती है आई होप सो। अब इधर पंडित जी, वो जो चीफ एज अ चीफ गेस्ट यानी कि जो लवली के मॉम डैड होते हैं वो आके बैठ जाते हैं मंच पे। अब पंडित जी सारी विधि से विवाह संपन्न कराने लगते हैं। अब लवली और फैज दोनों ही जैसे जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं दोनों ही मिलके पूजा करते हैं। वो हवन हवन वगैरह होता है वो भी साथ में मिलके, लवली और फैज एक दूसरे का हाथ पकड़ के हवन करते हैं और ये दोनों साथ फेरे लेते हैं हाथ में हाथ डाल के। इस बार जो था, ये दोनों ही अपनी मर्जी से खुशी से सबके सामने शादी कर रहे थे, लेकिन जोड़े में फैज और लवली हैं। सभी को यही लग रहा था कि वो लड़के लड़की हैं। फैज को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बड़े प्यार से लवली को देख रही होती है। फैज को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बड़े प्यार से लवली को देख रही होती है और सारी रस्मों को वो दिल से पूरा कर रही होती है। पूर्ण हो जाते हैं और वो 7 वचन जो पंडित जी कह रहे होते हैं, तो पहले लवली फैज को देती है, फिर फैज लवली को, जो भी 7 वचन भी हो जाते हैं। अब बारी आती है सिंदूर दान की। उसमें तो जो है फैज को घूंघट खोलना ही पड़ेगा। अब फैज से ज़्यादा टेंशन में आ जाती है लवली कि अगर फैज ने घूंघट खोला तो यहाँ पे डैड, जो कि उसके डैड होते हैं, वो बिल्कुल सामने के लिए बैठे होते हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या कौन है। और फैज को भी लवली को भी अपना सेहरा हटाना पड़ेगा। तो अब फैज लवली टेंशन में आ जाती। तभी पंडित जी कहते हैं अब सिंदूर दान ये सिक्के से या अंगूठी से मांग भरनी है। और वो ऐसे बताते तो लवली जो होती है वो अपनी हाथ में जो रिंग होती है, जो कि उसे फैज ने ही दी हुई होती है, वो निकालती है, उसमें सारा सिंदूर भरती है और वो सोचने लगती है क्या करूँ कि ऐसा कि डैड ना देख सकें। तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और डैड के नंबर पर कॉल कर देती है अपने फ़ोन से। और वो जैसे ही देखती है कि उसके डैड अब फ़ोन निकालने वाले हैं और वो उसकी तरफ नहीं देख रही, तभी लवली जल्दी से फैज को एक हाथ से पकड़ती है अपनी तरफ। वो जैसे हिंदुओं में होता नहीं है कि एक हाथ लड़की जो दुल्हन होती है उसके कंधे पे एक हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींच के और फिर सिंदूर दान किया जाता है, वैसे ही वो जल्दी से भर देती है फैज की मांग। तो एक बार तो वो भर देती है और फिर पीछे हट जाती है। तभी पंडित जी कहते हैं बेटा दूसरी बार और करना होगा। अब इधर लवली के डैड वो लवली को कॉल करने लगते हैं और लवली का फ़ोन
वो साइलेंट पे लगाना भूल ही जाती है तो रिंग करने लगता है। तो पंडित जी कहते हैं बेटा जल्दी करिए आपका फ़ोन आ रहा है। तो लवली जल्दी से दूसरी बार भी भर देती है और फैज भी अपना घूंघट जल्दी नीचे कर लेती है। और इधर लवली अपना फ़ोन जो होता है वो रिसीव नहीं कर पाती है और उसके डैड फिर दोबारा कॉल करते हैं तो लवली अब फ़ोन साइलेंट लगा देती है। तभी पंडित जी कहते हैं बेटा मंगलसूत्र, अब मंगलसूत्र आपका कहाँ है, आप लाए नहीं। तो लवली तो कुछ लाई हुई नहीं होती है। बाकी जो जोड़े होते हैं, जो लड़के अपना अपना मतलब मंगलसूत्र लेके आए होते हैं, तो वो अपना मंगलसूत्र सारी लड़कियों को पहना देते हैं। इधर लवली अब वो पंडित जी से कहती थी मैं नहीं लाया, तो मंगलसूत्र आप कैसे पहनाएंगे। और ये चीज़ लवली की माँ सुन लेती है तो उन्हें, वो तो ये जानती ही नहीं है इसमें कौन है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे वो पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा आप इतनी बड़ी कीमती चीज़ कैसे भूल सकते हैं, आपको तो पहले ही बता दिया गया था मंगलसूत्र लेके आना, फिर आप कैसे भूल गए, अब ये विवाह कैसे संपन्न होगा, और जल्दी करिए। ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लगते हैं। तो लवली की माँ वहाँ पे आती हैं और वो जो चेन पहने हुए होती हैं अपने गले में, वो निकाल के उनसे उसे दे देती हैं, लवली को दे देती है। वो कहते बेटा आप नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, तब तक आप इसे ही मंगलसूत्र समझ के इन्हें पहना दीजिए, अपनी होने वाली दुल्हन को पहना दीजिए, ऐसे दे देती है। तो लवली ये देखती है और वो ले लेती है और फैज के गले में वो पहना देती है। तभी पंडित जी की माइक से कहते हैं अब ये सारे विवाह संपन्न हुए और अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें और यहाँ मंच पे आके इनका भी आशीर्वाद ले लें। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। ऐसे ही मतलब वो बता देते हैं कि सारे जोड़े क्रम वाइज अपने अपने मम्मी पापा सबका आशीर्वाद लेते हैं। और लवली के तो मॉम डैडी ही वहाँ पे एज अ गेस्ट होते हैं। तो लवली और फैज दोनों ही साथ में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो आशीर्वाद लेते हैं। तो उसकी मॉम और डैड उन्हें दोनों ही आशीर्वाद देते हैं वहाँ पे। और इधर लवली के डैड कहते हैं अपनी भाई से, कहते हैं पता नहीं क्यों लवली ने कॉल किया, अब मैं कॉल कर रहा हूँ वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है, कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है अरे छोड़ो ना, हम अभी सीधे उसके फैज के घर, मामू के घर पे चल के सीधा सरप्राइज़ देंगे ना, आप भी ना, अब आपको 1 मिनट चैन नहीं पड़ रहा है अपनी बेटी के बगैर। तो कहते हैं अरे लेकिन उसने कॉल किया था, अब वो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो कहते अरे कैसी आप बात कर रहे हैं, यहाँ उसके लिए कौन सी मुसीबत होगी, नहीं होगी है। और चलिए हम अभी चलते हैं, निकलते हैं। तो वहाँ पे जो वो और लड़के लड़की जो और लोग होते हैं वो तुरंत ही आते हैं उनके पास से। ओके, वो आके कहते हैं आप यहाँ पे आए, हमारे विवाह समारोह को की रौनक को बढ़ा दिया आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन बच्चों को जो अपना आशीर्वाद दिया है। तो लवली के डैड कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं इतने अच्छे काम में शामिल हो सका, ये तो मेरे लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मैं यहाँ पे आ पाया। अच्छा अब मैं अब चलता हूँ। तो वो भी वो वो भी एक बार भी उनसे रुकने के लिए नहीं कहते और उन्हें जाके जल्दी से विदा कर देते हैं। तो लवली ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़ी हुई देख रही होती है और जैसे ही लवली के मॉम डैड वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से कुछ लोग कहते हैं अब वो भी यहाँ से चले गए हैं। और जो उन लोगों ने पैसे का जो चेक दिया था वो सारे रुपए हम इन लड़कियों के जो भी खाते में आए हैं वो निकलवा लेंगे और फिर आज रात में इन लड़कियों का कंसाइनमेंट हमें दुबई के लिए रवाना करना होगा। तो जल्दी से इन लड़कियों को रूम में लेके जाओ। ऐसा करके वो लोग वहाँ सभी लड़कियों को और लड़कों को अलग ले जाने लगते हैं। तो लवली जब जा रही होती है तो फैज उससे दूर ही नहीं जाती है। तो लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती फैज को लिए चले जाते हैं
तो लवली भी जाने के लिए कह देती है। तो लवली धीरे से जब जा रही होती है तो उनसे पूछती है, ये जो यहाँ पे गेस्ट आए, जो चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे? तो कहती, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये तो शहर के बहुत ही मशहूर बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्होंने इन लड़कियों के लिए बहुत सारा, इन लड़कियों के खाते में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं। इस समारोह का जो आयोजन है वो उन्हीं ने तो ही करवाया है, लेकिन देखो उन्होंने करवाया और इन लड़कियों की किस्मत देखो कि इन लड़कियों को भी कुछ नहीं पता है, ये इन्हें बेच दिया जाएगा। तो वो लवली कहती, तो क्या ये इन लड़कियों को वही भिजवा रहे हैं? तो कहते, नहीं नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे ये शुरू से होता चला आया है। हर बार यहाँ पे विवाह समारोह के नाम पे गांव से जो छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं उन्हें लाके उनकी शादी के बहाने उन्हें यहाँ से ले जाके बेच दिया जाएगा बाहर ले जाके। कभी हमारे साथ भी ये हुआ और आज इन लड़कियों के साथ होगा। तो लवली कहती, तो आप लोग ये पुलिस को क्यों नहीं बताते? तो कहते, यहाँ पे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। इस गांव में पुलिस तो खुद इन लोगों से डरती है। यहाँ का कानून ये लोग खुद बनाते हैं और ये लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं। अगर किसी भी लड़की ने इनकी आनाकानी की तो ये उनके घर वालों को और उन लड़कियों को जिंदा जला देते हैं। इस डर से कोई कुछ कहता नहीं है। और आज फिर वही होगा। ये तो हर 2 महीने बाद होता है और उन बेचारों की तो इसमें कोई गलती नहीं। उन्हें तो यही लग रहा है कि यहाँ पे विवाह समारोह हुआ। तो लवली सब समझ जाती है और वो तुरंत फैज को कॉल करती है, सारा कुछ बताती है। तो फैज भी समझ जाती है और वो अपने अप्पू को सारा कुछ बताती है। तो वहाँ पे पुलिस, उनके अप्पू देर न करते हुए तुरंत पुलिस फोर्स लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इधर लवली जब पुलिस को आया हुआ देखती है तो वो सारे लोग कहते, इन लड़कियों को जल्दी से कंटेनर में डालो, यहाँ से लेके चलो। और ऐसा करके वो सभी लोग उन लड़कियों को कंटेनर में डालने लगते हैं। उनके साथ वो फैज को भी लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना है। अब देखना, कल के पार्ट में देखना होगा क्या फैज उन लड़कियों को बचा पाएगी, क्या लवली फैज को ढूंढ पाएगी, या फैज भी अब लवली से दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और इधर इमरान क्या करेगी लवली? अब लवली मरियम को बचाएगी या फैज को, या दोनों को बचा पाएगी? ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और अपने जो भी संबंध स्पेशल हो उसे शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।